क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3, जिसमें एक चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहले जो है वो केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करना सीखेंगे लिविंग टिश्यू में। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, पॉलीमर में जो है वो कैसे मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं। फिर डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। इसके बाद है मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग एंड लिविंग स्टेट एंड एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अवर बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जो है वो वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेम केमिकल से मिलकर बने होते हैं, एलिमेंट से, कंपाउंड से? तो केमिस्ट्री में हम लोगों ने एलिमेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ा होता है, और एलिमेंटल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करी जाती है। अगर ऐसे ही कुछ हमें प्लांट टिश्यू के लिए, एनिमल टिश्यू के लिए, माइक्रोबियल पेस्ट के लिए ऐसी कोई एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़े तो या हम करें तो हमको एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे, और इनका जो रेस्पेक्टिव कंटेंट है वो पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेगा। ऐसी ही सेम एनालिसिस अगर हम पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट की करते हैं, जैसे कोई नॉन लिविंग मैटर का एग्जांपल है, तो हमें फिर से एक सिमिलर लिस्ट मिलती है। तो इन दोनों लिस्ट्स में डिफरेंस क्या होता है? कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस एक चीज़ है, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जितने भी अर्थ क्रस्ट के सैंपल में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वही एलिमेंट्स जो है वो लिविंग टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जब आप क्लोजर एग्जामिन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कार्बन हाइड्रोजन का रिलेटिव एबंडेंस जो है वो लिविंग मटेरियल में ज़्यादा होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा मिलेंगे दूसरे एलिमेंट्स के अपेक्षा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अर्थ क्रस्ट से जब हम कंपैरिजन करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन की। केमिकल कंपोजिशन कैसे एनालाइज किया जाता है? वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम सेम तरीके से बात कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। तो हमें इसका उत्तर कैसे मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा हमें केमिकल एनालिसिस करके। हम एक लिविंग टिश्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल ले लिया, एक पीस ऑफ लीवर ले लिया, उसको हम ग्राइंड करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, मॉर्टर और पेस्टल लेके। फिर उसकी हम चटनी बना लेंगे, बहुत अच्छे से थिक स्लरी ऑब्टेन करेंगे, और इस थिक स्लरी को हम फिल्टर आउट करेंगे, छानेंगे, स्ट्रेन करेंगे चीज़ क्लॉथ से या फिर कॉटन से। तो हमें दो फ्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक कहलाता है फिल्ट्रेट, मोर टेक्निकली ये एसिड सॉल्यूबल पूल है, और जो सेकंड वाला है जिसको हम कह रहे हैं रेटेंटेड, ये एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन है। साइंटिस्ट्स को बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस एसिड सॉल्यूबल पूल में देखने को मिले हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैंपल। तो हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे लिविंग टिश्यू सैंपल को कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे हम कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि अगर कोई उन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक, तो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हैं, फिर हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्योरीफाई कर सकते हैं, फिर एनालिटिकल टेक्निक्स से हम उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं और एक प्रोबेबल स्ट्रक्चर भी पता कर सकते हैं उस कंपाउंड का। सो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमें लिविंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं उन सभी को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। तो हम इसको कैसे जानेंगे? इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट होता है। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, जैसे कि लीफ है, लिवर है, और उसका हम वेट करेंगे, वो उसका वेट होगा। फाइनली हम उसको ड्राई करेंगे तो ड्राई वेट कहलाएगा। सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो गया और जो मटेरियल बचा अब वो उसका ड्राई वेट है। फिर इस टिश्यू को हम पूरी तरीके से जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, CO2 वाटर वेपर उड़ जाएगा। अब जो बचेगा वो कहलाता है ऐश। इस ऐश में क्या होगा? इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जैसे सल्फेट, फॉस्फेट, जो कि एसिड सॉल्युबल पोल में या एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तो एलिमेंटल एनालिसिस से हमें एलिमेंटल कंपोजिशन मिलेगा लिविंग टिश्यू का। किस फॉर्म में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन के फॉर्म में। जब हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन जब बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम इनको क्लासीफाई करेंगे अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड्स में। ठीक है, इससे पहले हम अमीनो एसिड के बारे में बात करें। यहाँ पे कुछ चार्ट्स दे रखे हैं जिनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर में कंपैरिजन दिया है, परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी। तो इसका डेटा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो है वो एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। कार्बन के बारे में भी पूछा गया है, क्योंकि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीन चीज़ों का जो परसेंटेज है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो ह्यूमन बॉडी में स्पेशली ऑक्सीजन के बारे में सवाल पूछा गया है। तो इस टेबल को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और नीचे एक और टेबल दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में कौन कौन से जो है वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सोडियम आयन देखने को मिलता है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। इसके अलावा वाटर होता है, NaCl, CaCO3 एंड फॉस्फेट एंड सल्फेट आयंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनमें अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। इसके अलावा ये दोनों ही जो ग्रुप हैं ये सेम कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट होते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, इसीलिए इनको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये सब्सटीट्यूटेड मीथेन होते हैं एक्चुअली में। तो जो 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप हैं वो 4 वैलेंसी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं। और ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है और एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको R से डेजिग्नेट किया जाता है। अब जो R ग्रुप है इसका नेचर बदलता रहता है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं R ग्रुप को चेंज करते ही। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। हालांकि जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के हैं। तो जो R ग्रुप है ये प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड्स में हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन वाला भी एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को ग्लाइसिन कहते हैं, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि एलानिन में देखने को मिलता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो सकता है, सीरीन में देखने को मिलता है। तो ये तीनों जो है वो आगे अगले पेज पे इनका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो हम लोग वो भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में इनके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जाते हैं। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड की एसेंशियली अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और R फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के आधार पर जो अमीनो एसिड्स हैं ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड, बेसिक हो सकते हैं लाइसिन, न्यूट्रल हो सकते हैं वैलिन। सिमिलरली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स पे होते हैं टायरोसिन, फेनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड्स की, वो है इनका आयोनाइजेबल नेचर, NH2 और COOH ग्रुप का। इस तरीके से जो अलग अलग pH के सोल्यूशन हैं, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता रहता है। तो अमीनो एसिड जो है वो एक टाइप का ज्विटर आयन होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया गया है कि फर्स्ट केस में जो है वो NH3+ है, COOH है, और C वाले केस में दिखाया गया COO- है, इधर NH2 है, और B वाला केस ऐसे दिखाया गया है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, उधर निगेटिव चार्ज है। तो इसीलिए इसको जिटर आयन कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में रख रहे हैं। एसिड में है तो बेस जैसा बिहेव करेगा, बेस में है तो एसिड जैसा बिहेव करेगा। लिपिड्स की बात करें, लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये सिंपल फैट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, सिंपल फैटी एसिड। फैटी एसिड में जो है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, R ग्रुप से अटैच्ड होता है। ये जो R ग्रुप है ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, हायर नंबर में भी हो सकता है, 1 से लगा के 19 कार्बन तक का। फॉर एग्जांपल हम पाल्मिटिक एसिड की बात करें, इसमें 16 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड ये सैचुरेटेड हो सकते हैं, मतलब इनमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स देखने को मिल सकते हैं। सिंपल लिपिड होता है ग्लिसरॉल, जो कि एक ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है। बहुत सारे लिपिड ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों हो सकते हैं।
ये जो फैटी एसिड्स हैं ये ग्लिसरॉल के साथ स्टेरिफाइड पाए जाते हैं, तो ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इनको हम फैट्स और ऑयल भी कहते हैं बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर फैट और ऑयल कहा जाता है। ऑयल का जो है वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे हम जिंजली ऑयल की बात करें तो ये विंटर्स में ऑयल ही रहते हैं। तो क्या आप फैट को आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल है फैट को आइडेंटिफाई करना। फैट जनरली जो है वो विंटर्स में सॉलिड हो जाता है या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है। कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, जो ये फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं, सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। लिसाइथिन इसका एक एग्जांपल है। लिसाइथिन का स्ट्रक्चर आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है। कुछ टिश्यूज़ जैसे कि न्यूरल टिश्यू, यहाँ पर भी लिपिड्स पाए जाते हैं मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्म में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और भी बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच टू अ शुगर, जब ये शुगर से अटैच हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। जब फास्फेट ग्रुप भी इनके साथ ज्वाइन कर जाता है, स्टेरिफाइड हो जाता है शुगर के साथ, तब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, सीडिनाइन ये है न्यूक्लियोसाइड। एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड ये है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। डीएनए और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में फंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले जो दिखाया गया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, C6H12O6। शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट है राइबोज। राइबोज जो आरएनए में पाई जाती है, और ये 2'OH का अगर ये वाला अगर हम OH हटा देंगे तो ये जो है वो डीएनए की शुगर हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। यहाँ हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, मिथाइल है तो एलानिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सीरीन। नेक्स्ट कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे रखे हैं, पाल्मिटिक एसिड का, ग्लिसरॉल का, ट्राइग्लिसराइड जिसमें R1, R2 एंड R3 फैटी एसिड्स हैं। फिर फॉस्फोलिपिड लिसाइथिन, इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोलेस्ट्रॉल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। अच्छा, फैट्स एंड ऑयल्स की बात हो गई, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडेनिन जो कि प्यूरिन है, और यूरेसिल जो कि पिरिमिडिन है। याद रखें एडेनिन में आता है प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, ये जो है डबल रिंग कंपाउंड होते हैं, और पिरिमिडिन के अंतर्गत आते हैं CTU, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये सिंगल रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, ये पूछा जाता है। तो आपको मतलब देख के आप जान सकते हैं कि प्यूरिन है कि पिरिमिडिन, अगर आपको ये आइडिया रहता है कि डबल रिंग कौन है और सिंगल रिंग कौन है। फिर आगे एडेनोसिन का एक आइडिया दिया गया है कि अगर राइबोज शुगर से जो है वो एडेनिन जुड़ गया तो एडिनोसिन कहलाएगा। नीचे यूरिडाइन के बारे में बताया गया। और एडिनाइलिक एसिड तब है जब इसके साथ ये नाइट्रोजन बेस, ये शुगर और ये जुड़ गया इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, तब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये नाइट्रोजन बेस है, ये न्यूक्लियोसाइड है, और फाइनली न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट्स है केमिस्ट्री का कि हम बहुत सारे कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से आइसोलेट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं और कोशिश करते हैं उनको सिंथेसाइज करने की। तो अगर हमें बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट बनानी पड़े तो ये लिस्ट में जो है वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर। तो फॉर रीजन्स दैट आर गिवन इन 9.1 वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स। तो 9.1 सेक्शन में जो हमने पीछे पढ़ा, तो उसके आधार पर हम इन्हें बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं। तो एनिमल टिश्यू में ऐसे बहुत सारे जो है वो कैटेगरीज पाई जाती हैं कंपाउंड्स की, जो कि हमने पीछे फिगर में देखे काफ़ी सारे। इनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनका फंक्शन प्लांट में देखने को मिलता है, बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करते हैं। हालांकि जब आप एनालाइज करोगे किसी प्लांट को, फंगल को, माइक्रोबियल सेल को, तो आपको और भी बहुत सारे हज़ारों टाइप के कंपाउंड दिखेंगे, तो इनको कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फिर आते हैं एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल की हम एनालिसिस करेंगे तो हमें हज़ारों दूसरे टाइप के भी जो है वो कंपाउंड्स देखने को मिलेगी अदर देन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये हैं एल्कलाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, इसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट है, सेंट है, गम है, स्पाइसेस हैं। इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं।
जब हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को बात करते हैं तो इनका आइडेंटिफिएबल फंक्शन देखने को मिलता है और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो है वो नोन रोल प्ले करते हैं, मतलब इनके मेटाबॉलिज्म के बारे में हम जानते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, उनके रोल के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। होस्ट ऑर्गेनिज्म में उनका कोई फंक्शन देखने को नहीं मिलता। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं, ह्यूमन के लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लांट की बात करें, अगर प्लांट कोई अल्कलाइड बना रहा है, कोई गम बना रहा है, तो प्लांट इसलिए थोड़ी बना रहा है कि उसमें उसका उपयोग है। प्लांट इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है ताकि दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर सके, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म उसको खाए तो उसकी वजह से वो अल्कलाइड की वजह से उसको पॉइजनिंग हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, या वो जो है वो हेजिटेट करे दोबारा उस प्लांट को खाने के लिए। तो एक तरीके से प्लांट्स, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये अपने डिफेंस सिस्टम के लिए बनाते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे बचने के लिए बनाते हैं, या फिर दूसरा इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। तो बहुत सारे जो है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हैं, मतलब मनुष्य के लिए यूज़फुल हैं, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट्स। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक लिस्ट है। पिगमेंट्स में कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, एल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स में एरबिन एंड रिसिन, लेक्टिन्स में है कॉनकैलाविलिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कुरक्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम एंड सेलुलोज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। एक फीचर सभी कंपाउंड्स में जो है वो कॉमन होता है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 18 to 800 डाल्टन होता है। 18 से लगा के 800 डाल्टन तक ही होता है। हालांकि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ओके, लिपिड क्यों यहाँ आ गया भाई? Classes of compounds with the exception of lipid have molecular weights in the range of 10,000 daltons and above। यहाँ पे हम एक चीज़ बात कर रहे हैं, लिपिड यहाँ क्यों आया? लिपिड इसलिए आया क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जब ब्रेक होती है तो ये वाटर इंसॉल्युबल वेसिकल्स बना लेता है, और ये वाटर इंसॉल्युबल वेसिकल्स जो है वो वाटर में घुलेंगे नहीं तो एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ चले जाते हैं। अब यहाँ जो हमने बात करी कि 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। लिपिड को छोड़ दिया जाए, लिपिड एक्सेप्शन है, तो बाकी जो 3 बचे, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 10,000 डाल्टन्स की रेंज में होता है या इससे ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि इनको बायोमोलिक्यूल्स, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप्स। यही रीज़न है कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, ये 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1000 डाल्टन से कम होता है, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और दूसरे वो हैं जो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उनको बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द इंसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट लिपिड्स, ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो लिपिड क्यों, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता, ये एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आते हैं, क्यों ये मैक्रो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में आते हैं? एक्चुअली लिपिड जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं, बट एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। तो ये एज सच प्रेजेंट नहीं होते, ये स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या फिर दूसरी मेम्ब्रेन। जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम उसका सेल स्ट्रक्चर जो वो डिसरप्ट कर रहे होते हैं, उसको ब्रेक कर रहे होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरी मेम्ब्रेन से ब्रोकन पीसेस में टूट जाती हैं, वेसिकल्स फॉर्म कर लेती हैं। वेसिकल्स जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट्स हैं ये वेसिकल्स बनाते हैं, और वेसिकल्स जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते या एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते, तो ये एसिड इंसॉल्युबल पूल के साथ चले जाते हैं। इस प्रकार ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आ जाते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये चीज़ याद रखें, जहाँ पे कंडीशन आपको मोलिकुलर वेट के हिसाब से दे रखी है वहाँ पर लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या कंडीशन दे रखी है। कंडीशनड क्वेश्चन में लिपिड को स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं माना जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एसिड सॉल्युबल पूल की। एसिड सॉल्युबल पूल जो है वो रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है।
द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स बिकम एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म के या ऑर्गेनल के, वो एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन बना लेते हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये इंटायर कंपोजिशन ऑफ लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको हम समराइज करें, इन समरी वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबेंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व द वाटर इज द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू को जो है वो अरेंज करें और एबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अरेंज करें क्लास वाइज, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि वाटर सबसे एबंडेंट केमिकल होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में, कि वाटर जो है वो 70 to 90% है, प्रोटीन्स 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट ओनली 3%, लिपिड्स 2% एंड न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, इलेक्ट्रोलाइट और आयंस ये सिर्फ 1% है। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ये लीनियर चेन है अमीनो एसिड्स की जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। हर एक प्रोटीन एक पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। तो चूंकि आप जानते हैं 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, एलानिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो प्रोटीन जो है वो एक हेट्रोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर नहीं होता है। होमोपॉलीमर में होता है मतलब सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स हैं, पर यहाँ पर 20 टाइप के मोनोमर यूनिट्स हैं। इस तरीके से जो प्रोटीन है वो एक हेट्रोपॉलीमर होता है। तो होमोपॉलीमर में हम जानते हैं कि एक ही टाइप का मोनोमर रिपीट करता है n टाइम्स। This information about the amino acid content is important as later in our nutrition lesson you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. तो अमीनो एसिड के बारे में हमें ये जानना जरूरी था कि न्यूट्रिशन वाले लेसन्स में या चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कुछ अमीनो एसिड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं, हाँ, तो डाइट के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे डाइटरी ये जो है वो डाइटरी प्रोटीन से हमें मिलते हैं। डाइटरी प्रोटीन्स जो है वो सोर्स होती हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स का। देयरफॉर अमीनो एसिड जो है वो इसेंशियल या नॉन इसेंशियल कुछ भी हो सकते हैं। तो बाद वाले वो हैं जो हमारी बॉडी, सॉरी ये पहले बाद में कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, और जो नॉन इसेंशियल है वो हमारी बॉडी बना सकती है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमें डाइट या फूड से मिलते हैं। प्रोटीन बहुत सारे फंक्शंस करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कुछ न्यूट्रिएंट्स को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं, कुछ इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि प्रोटीन क्या है और उनका फंक्शन क्या है, ये आपको याद रखना है। कोलेजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है, एंटीबॉडी इन्फेक्शियस एजेंट्स को जो है वो फाइट करता है। सेंसरी रिसेप्टर जो है सेंसरी रिसेप्शन करते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन। GLUT4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा गया है। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है सेल्स में। बाकी सब तो याद रहता है आपको, कोलेजन पता है, ट्रिप्सिन पता है, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर पता है। GLUT4 आप याद रखना, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कराता है सेल्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलेजन जो है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिनेज, ऑक्सीजनेज, रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है होल बायोस्फीयर में, क्योंकि सभी प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स का नंबर एनिमल्स से कई गुना है। नेक्स्ट हम लोग पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स? एसिड इंसॉल्युबल पैलेट में पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, ये अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो लॉन्ग चेन होते हैं शुगर्स के, ये थ्रेड होते हैं जिसमें डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में लगे होते हैं। जैसे कि कॉटन थ्रेड की बात करें, लिटरली कॉटन थ्रेड जो है वो सेलुलोज होता है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज की हम बात करें, सेलुलोज पॉलीमरिक पॉलीसेकेराइड है जो कि केवल एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, दैट इज ग्लूकोज। सेलुलोज एक होमोपॉलीमर है इस तरीके से। स्टार्च की हम बात करें, स्टार्च इसी का एक वेरिएंट है और प्लांट टिश्यू में जो है वो एनर्जी का स्टोर हाउस होता है ये। एनिमल्स में एक दूसरा वेरिएंट पाया जाता है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इन्यूलिन भी एक पॉलीमर है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो एक पॉलीसेकेराइड चेन में जैसे कि हम कह सकते हैं ग्लाइकोजन, जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, लेफ्ट एंड जो है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। इसमें ब्रांचेज भी हो सकती हैं जैसा कि नीचे कार्टून की फॉर्म में दिखाया गया, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि जो स्टार्च है, स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो स्टार्च जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। तो स्टार्च जो है वो स्टार्च आयोडीन जब मिक्स किया जाता है तो ब्लू कलर देता है। सेलुलोज में ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते, इसलिए आयोडीन होल्ड नहीं कर सकता।
और आयोडीन टेस्ट जो है वो सेलुलोज पे काम नहीं करता है, स्टार्च पे काम करता है, क्योंकि उसमें हेलिकल पोर्शन देखने को मिलते हैं। ओके, प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। पेपर जो बनता है प्लांट पल्प से ये या फिर कॉटन फाइबर से, ये भी सेलुलोज का ही होता है। मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी देखने को मिलते हैं नेचर में। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे अमीनो शुगर्स हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन है। आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है, फॉर एग्जांपल जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड दैट इज काइटिन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हैं ये मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का बना होता है। काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, इसके अलावा फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ये जो है वो ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू का या सेल का। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। एक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा है मोनोसैकेराइड शुगर, तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन बेस हो गया। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड में? ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन जो है वो सब्सटीट्यूटेड प्यूरिन है, जबकि बाकी बचे हुए सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडिन्स हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेस्पेक्टिवली। ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं इनको प्यूरिन और पिरिमिडिन कहा जाता है। शुगर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है ये आइदर राइबोज हो सकती है, मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर, या फिर 2-डीऑक्सीराइबोज, मतलब सेकेंड पोजीशन पर एक OH कम होता है डीएनए के केस में। तो वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। और जबकि दूसरा जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करें, प्रोटीन्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं, इनमें स्ट्रिंग्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग तरह का होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, मतलब ये डिफरेंट थिंग्स होती है डिफरेंट कंटेक्स्ट में। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम मॉलिकुलर फार्मूला को रिफ़र करते हैं, NaCl, MgCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशनल व्यू मॉलिक्यूल का बनाते हैं, जैसे कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, नेप्थिलीन हो गया। फिजिसिस्ट जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जब हम बायोलॉजिस्ट की बात करेंगे, जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है 4 लेवल्स पर डिस्क्राइब किया जाता है। दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, द पोजिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, विच इज़ द सेकेंड, एंड सो ऑन, इट्स कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जिसमें हम पोजिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोटीन की, ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, ये आखिरी है। तो इस तरीके से जो एक स्ट्रेट चेन है दैट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन जो है वो एक लाइन के रूप में यहाँ पर इमेजिन किया गया है कि लेफ्ट एंड जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, राइट एंड जो है वो लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो उसको हम एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी कह सकते हैं, लास्ट अमीनो एसिड को जो है हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। तो जो प्रोटीन थ्रेड है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। आगे हम बात करें कि प्रोटीन थ्रेड जो है वो एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह नहीं पाया जाता है, ये फोल्डेड भी हो सकता है। या अगर ये फोल्डेड है हेलिक्स की फॉर्म में, जैसे कि रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होता है, तो ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन जो प्रोटीन के हैं, प्रोटीन थ्रेड के हैं, वो जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं। प्रोटीन्स में केवल राइट हैंडेड हेलिक्सेस देखने को मिलते हैं, और दूसरे रीजन्स जो प्रोटीन थ्रेड के हैं ये भी फोल्डेड हो सकते हैं दूसरी फॉर्म्स में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जहाँ पर हेलिकल या दूसरी फोल्डिंग्स देखने को मिलती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। तो एक बहुत बड़ी लॉन्ग प्रोटीन चेन है वो फोल्डेड हो सकती है एक हॉलो वुलन बॉल की फॉर्म में, तो एक 3D स्ट्रक्चर देता है। 3D स्ट्रक्चर को टर्सरी स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये 3 डायमेंशनल व्यू देता है प्रोटीन का। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि एंजाइम्स में जो पॉकेट्स बनती हैं। आगे हम लोग बात करें, कुछ प्रोटीन्स जो है वो असेंबली होती हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो सब यूनिट्स के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड्स हैं सब यूनिट्स होते हैं, और ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अरेंज होते हैं, जैसे लीनियर स्ट्रिंग हो गई स्फीयर्स की, या स्फीयर अरेंज हो गए एक दूसरे पे,
इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट। तो ये जो आर्किटेक्चर बनाता है प्रोटीन का, ये कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जैसे हम बात करें एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होते हैं, 2 आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के, तो 2 सब यूनिट होते हैं अल्फ़ा टाइप के और 2 सब यूनिट होते हैं बीटा टाइप के, और ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब जरा डायग्राम देख लेते हैं इनके। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो दिखाई दे रहा है ध्यान से, CN ये एक पॉलीपेप्टाइड हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फ़ा हेलिक्स देख लिया, बीटा प्लेटेड शीट देख ली, ये अब हेलिकल स्ट्रक्चर है तो हेलिक्स, अल्फ़ा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि ये कुछ 3 डायमेंशनल बनाते हैं। क्वाटरनरी में क्या हुआ कि 3D स्ट्रक्चर, फिर से एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बॉल्स जो है वो क्यूब की फॉर्म में अरेंज हो गई, बॉल्स जो है वो एक स्फीयर की फॉर्म में अरेंज हो गई, या बॉल्स जो है वो एक क्यूबॉइड बना ली। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। पॉलीमर में जो मोनोमर्स हैं उनकी बॉन्ड लिंकिंग कैसे होती है। तो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए हम बात करें, प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और ये बनता कब है, जब एक कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड का रिएक्ट करता है एक अमीनो ग्रुप के साथ नेक्स्ट अमीनो एसिड के, तो यहाँ पे वाटर निकल जाता है और प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन, और इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड कहलाता है। पॉलीसेक्राइड में हम बात कर रहे हैं जब एक इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, ये बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से बनता है, और ये बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में फॉर्म होता है जो एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट मॉइटी लिंक करता है 3' कार्बन पे शुगर के, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन होता है शुगर का। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, यह एक्चुअली में एक ईस्टर बॉन्ड होता है। तो चूँकि दोनों तरफ एक ईस्टर बॉन्ड बनता है इसलिए इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो टू द पॉइंट चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। आगे हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे डीएनए के बारे में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। इनका जो बैकबोन है ये शुगर फॉस्फेट शुगर चेन का बना होता है। नाइट्रोजन बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बैकबोन से। एडेनिन ग्वानिन जो एक स्ट्रैंड के हैं वो हमेशा थायमिन और साइटोसिन के साथ पेयर करते हैं दूसरे स्ट्रैंड पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है वो कार्टून बना के दिखाया गया कि किस तरीके से थायमिन एडेनिन के साथ ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर कर रहे हैं। बैकबोन जो है वो शुगर फॉस्फेट शुगर का बना हुआ है। इसके आगे बात करी गई कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं G और C के बीच में। हर एक स्ट्रैंड जो है वो एक हेलिकल स्टेयरकेस के रूप में रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर एक स्टेप जो है वो ईच स्टेप ऑफ असेंट रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ बेसिस। हर एक स्टेप ऑफ असेंट जो है वो एक पेयर ऑफ बेस से रिप्रेजेंट होता है। तो हर एक स्टेप पर जो स्ट्रैंड है वो 36 डिग्री टर्न कर जाता है। तो फुल टर्न जब हो जाएगा हेलिकल स्ट्रैंड का तो इसमें 10 स्टेप्स आएंगे, 10 बेस पेयर्स आएंगे। तो अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉम। तो लाइन डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो इसमें जो पिच है वो 34 एंगस्ट्रॉम आती है। द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। जो पर बेस पेयर जो राइज है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। दिस फॉर्म ऑफ डीएनए, जो ये वाली फॉर्म जो डीएनए की हम लोग पढ़ रहे थे इसको BDNA बोला जाता है। हायर क्लासेस में हम लोग और भी बहुत सारी डीएनए की फॉर्म्स पढ़ेंगे, ABCDE। अभी हम लोग बात करते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि सिंपल बैक्टीरियल सेल हो, प्रोटोजोआ हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये सर्टेन कंसंट्रेशंस में देखने को मिलते हैं। इनको एक्सप्रेस किया जाता है मोल्स पर सेल, मोल्स पर लीटर। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज एवर मेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स हैव ए टर्नओवर। सबसे बड़ा जो डिस्कवरी हुआ वो ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में और कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कुछ दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में, मतलब लगातार इनका फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन चलता रहता है। तो ये जो ब्रेकिंग एंड मेकिंग है केमिकल रिएक्शंस की, ये कॉन्स्टेंटली अकर होती रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है बायोमोलिक्यूल्स का। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अ फ्यू एग्जांपल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर कि CO2 का रिमूवल हो गया अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड जो है अमीन बन गया। अमीनो ग्रुप का रिमूवल हुआ न्यूक्लियोटाइड बेस से या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो गई डाइसैकराइड में। तो ऐसे हम टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स बता सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं ये आइसोलेशन में नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो मेटाबोलाइट्स जो है वो एक से दूसरे में कन्वर्टेड होते हैं सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस में, जिनको मेटाबॉलिक पाथवेज बोला जाता है। और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। पाथवे जो है वो लीनियर होते हैं या फिर सर्कुलर होते हैं, और ये पाथवे एक दूसरे को क्रिश क्रॉस भी करते हैं, यानी कि ट्रैफिक जंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इन मेटाबोलाइट्स का जो फ्लो है मेटाबॉलिक पाथवे से वो एक डेफिनिट रेट और डायरेक्शन में होता है, ऑटोमोबाइल ट्रैफिक की तरह। तो मेटाबोलाइट फ्लो को हम डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो इंटरलिंक मेटाबॉलिक ट्रैफिक है ये बहुत ही स्मूथ चलता रहता है, कोई सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप नहीं होता है हेल्दी कंडीशंस में। एक और सबसे बड़ा फीचर है इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, वो ये कि हर एक केमिकल रिएक्शन कैटालाइज्ड रिएक्शंस होता है। लिविंग सिस्टम में कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है वो बिना कैटलिस्ट के नहीं होता। इवन CO2 भी डिजॉल्व हो रही होती है ना वाटर में, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, लिविंग के अंदर ये भी एक कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है। तो कैटलिस्ट करते क्या हैं, ये रेट ऑफ गिवन रिएक्शन को, जो मेटाबॉलिक कन्वर्जन है उसकी रेट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और कैटलिस्ट हैं क्या, कैटलिस्ट प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन में कैटालिटिक पावर होती है, उनको एंजाइम कहा जाता है। मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग। तो मेटाबॉलिक पाथवे की वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकता है सिंपल स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड जो कोलेस्ट्रॉल बन गया, या फिर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, जैसे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन गया, जैसे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारी स्केलेटल मसल में। तो फॉर्मर केस को हम बायोसिंथेटिक या पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने को हम बायोसिंथेटिक पाथवे बोलते हैं, और बाद वाला लेटर जिसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसमें कुछ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसको हम कैटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। तो जो एनाबॉलिक पाथवे हैं, एनाबॉलिक पाथवे एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जैसे प्रोटीन की असेंबली हो रही है अमीनो एसिड से, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी इनपुट की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक पाथवे हैं, इनसे एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को डिग्रेड किया जाता है लैक्टिक एसिड में, हमारी स्केलेटल मसल एनर्जी लिबरेट होती है। ये जो मेटाबॉलिक पाथवे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड तक का 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इस एनर्जी को ट्रैप करना सीख गए हैं, जो डिग्रेडेशन के दौरान लिबरेट होती है, और इसको जो है स्टोर करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। और जब हमें आवश्यकता होती है, ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इसको बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक, मैकेनिकल वर्क में यूटिलाइज कर लेते हैं, जो भी हम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी जो है वो लिविंग सिस्टम्स में जो पाई जाती है बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में, वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ ATP। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज इवॉल्व होती हैं, कैसे अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कैसे ये एनर्जी काम करती है, इस सब चीज़ों को हम लोग बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक्स एक अलग ही ब्रांच है, स्टडी ऑफ एनर्जेटिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लिविंग स्टेट के बारे में। एट दिस लेवल हमें ये समझना होता है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिनको मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, ये अलग अलग कंसनट्रेशन पर प्रेजेंट होते हैं, इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। फॉर एग्जांपल हम ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, ये 4.2 मिलीमोल से 6 मिलीमोल पर लीटर होता है। जबकि हार्मोन्स के कंसनट्रेशन की बात करें तो ये नैनोग्राम्स पर ml में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम्स का कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टेडी स्टेट में पाए जाते हैं, जो कैरेक्टराइज किया जाता है अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के कंसनट्रेशन से। तो ये जो बायोमोलिक्यूल हैं ये हमेशा मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहते हैं। कोई भी केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा हो, तो उसमें टेंडेंसी होती है इक्विलिब्रियम में जाने की। जो स्टेडी स्टेट है ये एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो फिजिक्स का लॉ यहाँ पे याद करो,
कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली वर्क करना होता है, तो वो इक्विलिब्रियम में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम में जैसे ही जाएंगे वो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो लिविंग स्टेट क्या होती है? लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एबल टू बी परफॉर्म वर्क। तो लिविंग स्टेट जो है वो एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है जो कि वर्क करने के कैपेबल है। और लिविंग प्रोसेस क्या होता है? ये कांस्टेंट एफर्ट है कि हमें इक्विलिब्रियम में नहीं जाना है, इक्विलिब्रियम से बचाने का एक कांस्टेंट प्रोसेस है टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। और ये कैसे अचीव किया जाता है? ये अचीव किया जाता है एनर्जी इनपुट से। सो मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और मेटाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तो इस तरीके से जो लिविंग स्टेट है, मेटाबॉलिज्म है, ये सिनोनिमस चीज़ है। मेटाबॉलिज्म के बिना कोई लिविंग स्टेट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। एंजाइम्स, लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, कुछ न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं जो एंजाइम्स के जैसे बिहेव करते हैं, इनको राइबोजाइम्स बोलते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम से भी एंजाइम बता सकते हैं। एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन होता है जिसका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एंजाइम जो है वो जो एक प्रोटीन है, इसका सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो जब हम टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम वहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो प्रोटीन चेन का जो बैकबोन है ये फोल्ड कर जाता है अपने पे ही, और चेन जो है वो क्रिस क्रॉस कर जाती है और इस तरीके से कुछ पॉकेट्स बनती हैं, सेरेविसेस या पॉकेट्स बन जाती हैं। और ऐसी एक पॉकेट को बोला जाता है एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट पे होता क्या है? एक्टिव साइट पर जो एंजाइम की एक एक्टिव साइट है, जो सेरेविस है, जो पॉकेट है, ये वो स्पेस है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके फिट करता है। इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स में अलग अलग एक्टिव साइट होती है और एक्टिव साइट की मदद से जो एंजाइम है वो रिएक्शन को जो है वो हायर रेट पे कैटालाइज करते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग होते हैं बहुत सारी वेज में। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जिसको मेंशन करना ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे बड़ा इफिशिएंटली काम करते हैं, हाई प्रेशर पे इफिशिएंटली काम करते हैं, जबकि एंजाइम जो है हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स से निकाले गए हैं जो नॉर्मली हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, जैसे हॉट वेंट्स में या थर्मल स्प्रिंग्स में। उनके जो एंजाइम होते हैं वो स्टेबल होते हैं और अपनी कैटालिटिक पावर को हाई टेम्परेचर पर भी रिटेन करके रखते हैं, 80-90 डिग्री पर भी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हो जाती है ऐसे एंजाइम्स की जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करे जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो हम कैसे समझेंगे एंजाइम्स के बारे में? तो चलो एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल कंपाउंड में दो टाइप के चेंजेज हो रहे हैं। एक फिजिकल चेंज हो रहा है जिसको हम सिंपली बोलते हैं चेंज इन शेप, जहाँ पर कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, जैसे आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में या वाटर मेल्ट हो रहा है वेपर में, वाटर जो है वो वेपर बन रहा है। तो ये सभी फिजिकल प्रोसेस है। हालांकि जब बॉन्ड ब्रोक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तब उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे नीचे एक केमिकल रिएक्शन दिखाया गया है, BOH2 था, H2SO4 था, BSO4 बन गया और 2H2 अलग हो गया। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है ग्लूकोज में, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। तो जो रेट है फिजिकल या केमिकल रिएक्शंस का वो कैसे जो है वो डिनोट किया जा सकता है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस करते हैं रेट बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए। तो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस की जो रेट है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि रेट जो है वो डबल हो जाता है या डिक्रीजेज बाय हाफ। इनऑर्गेनिक के लिए बात कर रहा हूँ कि जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री चेंज करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं नॉर्मली उनका रेट या तो डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है। 10 डिग्री घटा दिया तो हाफ हो गया, 10 डिग्री बढ़ा दिया तो डबल हो गया। जबकि कैटालाइज्ड रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता। कैटालाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट ए रेट्स वास्टली हायर देन ऑफ अनकैटालाइज्ड वंस। तो जो कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा हाई रेट पे होते हैं अनकैटालाइज्ड के कंपैरिजन में। जब एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ऑब्जर्व किए जाते हैं तो रेट जो है वो वास्टली हायर होता है अनकैटालाइज्ड की अपेक्षा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं छोटा सा, CO2 पानी में घुल रहा है और H2CO3 बन रहा है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा है। जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम करेगा तो कहानी बदल जाएगी बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है, जब एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, लगभग 200 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं H2CO3 के 1 घंटे में। और जैसे ही एंजाइम का इस्तेमाल किया जो
साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये जो रिएक्शन की स्पीड है ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस एंजाइम ने जो रिएक्शन का रेट है वो लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो एंजाइम्स की पावर सच में बहुत गजब होती है। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम जो है वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होता है, तो लगभग जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स से या फिर डिफरेंट एंजाइम से कैटालाइज होते हैं और उसे मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिया गया, ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल लिया गया कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये एक्चुअली एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड बनाता है। 10 डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं, 10 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। तो इस स्टेज पर हम ये जान सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है विद 1 और 2 एडिशनल रिएक्शंस की राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। तो ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसको हम पढ़ रहे हैं 10 स्टेप का, इसमें अगर हम 1 या 2 रिएक्शन बदल दें तो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स में एनारोबिक कंडीशंस में लैक्टिक एसिड बनता है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस में पायरुविक एसिड बनता है और ईस्ट में सेम पाथवे से फर्मेंटेशन होके इथेनॉल बनता है। तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। अब ये जो एंजाइम है या हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन कैसे करते हैं तो इसको हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें एंजाइम थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होता है। तो जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इनका, जिनके पास एक एक्टिव साइट होती है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंबलिकली हम ऐसे समझ सकते हैं सबस्ट्रेट को उठाया प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हमें ये समझना होगा कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम पर बाइंड करता है एक्टिव साइट पर जहाँ पर क्लेफ्ट या पॉकेट होती है और सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज़ टूवर्ड्स द एक्टिव साइट। तो सबस्ट्रेट को जब एक्टिव साइट पे जाना पड़ता है इस तरीके से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ई जो है एंजाइम के लिए स्टैंड करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक बहुत ही ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है और इस स्टेट में जब सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ चुका होता है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है सबस्ट्रेट का जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है और फाइनली कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग होती है और प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव साइट से रिलीज हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो पाथवे है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसमें बीच में कई सारे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं और बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स भी देखने को मिलती हैं स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। Implicit in this statement is the fact that all the other intermediate structural states are unstable। तो इसका जो रिजल्ट है इस स्टेटमेंट का वो ये है कि बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स मिलती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड है या स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जब हम ये पिक्टोरियली ग्राफ देखते हैं जैसा कि फिगर 9.6 में दिखाया गया, यहाँ देखें ध्यान से कि सबस्ट्रेट है उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है और जब एंजाइम नहीं होता तो इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बहुत हाई होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। जब एंजाइम आ जाता है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है घट जाती है और रिएक्शन जो है वो प्रेटी फास्ट रेट से होने लग जाता है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिखाई गई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट से कम है। इसको भी हम लोग समझेंगे ये कैसा रिएक्शन है। तो वाई एक्सिस जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स एक्सिस है प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन स्टेट या फिर रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर P लोअर लेवल पर है S से, प्रोडक्ट जो है वो लोअर लेवल पर है सबस्ट्रेट से, तो रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, यानी कि एनर्जी रिलीज हुई। वन नीड नॉट टू सप्लाई द एनर्जी बाय हीटिंग इन द ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो ऐसे रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है, हीटिंग की फॉर्म में एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। However, whether it is exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, S has to go through much higher energy state or transition state। हालांकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, डजंट मैटर, सबस्ट्रेट को हमेशा एक हायर एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट में जाना ही पड़ता है
और जो डिफरेंस है एवरेज एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट में और ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट में, इसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एंजाइम क्या काम करता है, ये जो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी वाला, इसको कम कर देता है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में बड़ी आसानी से चेंज हो सके। अब नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करेंगे कि हर एक एंजाइम में एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है और जो कि एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, डिसोसिएट कर जाता है प्रोडक्ट्स में, और अनचेंज एंजाइम जो है वो फिर से जो अनचेंज एंजाइम वो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर लेता है एंजाइम प्रोडक्ट का, फिर जो है वो प्रोडक्ट अलग हो जाता है और जो एंजाइम है वो दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ES कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है कैटालिसिस होने के लिए। ES कॉम्प्लेक्स बना, EP कॉम्प्लेक्स बना और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से जो कैटालिटिक साइकिल है एंजाइम एक्शन की, इसको हम फॉलोइंग स्टेप्स में जो है वो बात कर सकते हैं। पहला, सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ बाइंड करता है और फिट कर जाता है एक्टिव साइट से। जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है उसे एंजाइम जो है वो कुछ शेप चेंज करता है ताकि सबस्ट्रेट जो है वो टाइटली फिट हो सके। फिर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है सबस्ट्रेट के, तो उसके जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद नए जो बॉन्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एक न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है रिएक्शन होने के बाद, और फ्री एंजाइम जो है वो फिर से नए सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बाइंड करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से जो कैटालिटिक साइकिल है वो फिर से होने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को जो है वो असर डालते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी कंडीशन से जो है वो अफेक्टेड होती है। उन सारी चीज़ों से अफेक्टेड होती है जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आता है टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में चेंज, स्पेसिफिक केमिकल से जो है वो बाइंडिंग। तो ये सभी जो है वो इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर और pH की बात करेंगे। तो एंजाइम्स जनरली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और pH पर ही काम करते हैं। हर एक एंजाइम जो है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH पर। एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है जैसे हम ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं। तो लो टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो टेम्परली इनएक्टिव हो जाता है, जबकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन का जो डिनेचुरेशन हो जाता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे हम लोग बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी है थोड़ी सी बढ़ेगी, पहले तो बढ़ेगी, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि रिएक्शन जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी से होने लग जाता है, Vmax। अब फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं वो कम पड़ गए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। तो ये तो वही बात हो गई, 10 बच्चे लाइन से खड़े कर दी, एक बॉल फेंक रहे हैं, बच्चा आगे बॉल फेंक दे रहा है, 2 बॉल फेंक रहे हैं, 2 फेंक दे रहे हैं, एक बार 10 बॉल दे दी, 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बॉल फेंक रहे हैं, 11 बॉल दे दी, अब एक बॉल हर बार बच जाएगी। तो इसका मतलब ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। जब एंजाइम्स लिमिटिंग हो गए तो रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे इसलिए होता है कि एंजाइम जो है वो सैचुरेट कर जाते हैं, तो कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल नहीं बचा जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सके। तो फर्दर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं करता, वो कांस्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि एंजाइम्स जो है वो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, और ऐसे जो केमिकल्स हैं या एंजाइम के साथ बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देते हैं, प्रोसेस कहलाता है इनहिबिशन, और वो केमिकल कहलाता है इनहिबिटर। और इनहिबिटर जो है जब सबस्ट्रेट को क्लोजली रिजेंबल करता है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो फिर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो उसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से सबस्ट्रेट के साथ जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ कम्पीट करता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पर। जो एंजाइम पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है उसके लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और एंजाइम एक्शन जो है वो डिक्लाइन कर जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनने का रेट है वो भी कम हो जाता है। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट।
सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मेलोनेट से इनहिबिट किया जाता है, जो कि सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है, सबस्ट्रेट सक्सिनेट। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो है वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, कैसे कैसे नॉमेनक्लेचर दिया गया। तो एंजाइम्स को जो है वो 6 क्लासेस में डिफाइन किया जाता है, और इसके अलावा इनके 4 to 13 सब क्लासेस भी हैं। तो इनको जो है वो नंबर 4 डिजिट नंबर के आधार पर नेमिंग करी गई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। वो एंजाइम जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो कैटलाइज करते हैं 2 सबस्ट्रेट्स का। जैसे एस रिड्यूस ऑक्सीडाइज था, अभी ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो किसी ग्रुप का ट्रांसफ़र कराते हैं अदर देन हाइड्रोजन, ध्यान रखना हाइड्रोजन के अलावा। जैसे Hg जुड़ा हुआ था, अभी H-G हो गया। हाइड्रोलेजेज ये वो हैं जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं ईस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक CC बॉन्ड, C हैलाइड बॉन्ड या फिर PN बॉन्ड, जो बॉन्ड तोड़ने का काम करते हैं वो गया हाइड्रोलिसिस। फिर हैं लाइजेज। लाइजेज वो हैं जो ग्रुप का रिमूवल कराते हैं, और ग्रुप का रिमूवल कराने के बाद डबल बॉन्ड आ जाता है। नेक्स्ट है आइसोमरेजेज। आइसोमरेजेज वो हैं जो इंटर कन्वर्जन कराते हैं ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक या फिर पोजिशनल आइसोमर्स में। लाइगेजेज वो हैं जो 2 कंपाउंड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे CO, CS, CN, PO बॉन्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मोस्ट कॉमन सुना होगा RNA लाइगेज, DNA लाइगेज। नेक्स्ट हम लोग कोफैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर कोफैक्टर्स? तो एंजाइम जो है वो एक या कई पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी एंजाइम हैं जो नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट से भी मिलकर बने होते हैं, जिनको कोफैक्टर्स कहते हैं। तो ये एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं और एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव बनाते हैं। इन इंस्टेंसेस पर जो प्रोटीन पोर्शन है वो कहलाता है एपो एंजाइम, और बाकी कोफैक्टर कहलाता है। तो 3 तरह के कोफैक्टर देखने को मिले, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कोएंजाइम, एक मेटल आयन। ध्यान देना यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इनका नेचर कैसा होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम के साथ। एग्जाम्पल है परऑक्सीडेज, कैटालेज। परऑक्सीडेज में जो कैटालेज है जो कि ब्रेक डाउन कराता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर और ऑक्सीजन में, हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। पेरोक्सीडेज और कैटालेज में हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, और ये एंजाइम के एक्टिव साइट का पार्ट है। ठीक। नेक्स्ट कोएंजाइम। व्हाट आर कोएंजाइम? कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनका जो एसोसिएशन है एपो एंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होता है, और तभी होता है जब कैटालिसिस हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जो कोएंजाइम्स हैं, फर्दर कोएंजाइम्स जो है वो कोफैक्टर्स के रूप में काम करते हैं बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो है कोएंजाइम्स का विटामिन्स होते हैं, जैसे कोएंजाइम निकोटिनामाइड, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नायसिन। ये आप ध्यान रखें, इसका एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि NAD और NADP में विटामिन नायसिन पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जहाँ पर मेटल आयंस की आवश्यकता होती है अपनी एक्टिविटी के लिए। तो मेटल आयन जो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट, एंड एट द सेम टाइम दूसरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कराते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिंक जो है वो कोफैक्टर है प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोपेप्टाइडेज का। अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए तो कैटालिटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है एंजाइम की। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बात टेस्टिफाई करता है कि जो कोफैक्टर्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम में। तो एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसके लिए कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है।